हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज के इस क्लास में मैं क्लास 5 के हिंदी के चैप्टर 13 को पढ़ाने वाली हूँ। इससे पहले का 12th चैप्टर मैं ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप नहीं देखे होइएगा तो प्ले लिस्ट है 5 क्लास का, उसका मैं लिंक डाल दूँगी डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप देख सकते हैं। स्वामी की दादी चैप्टर का नाम है। बहुत अच्छी कहानी है, ध्यान से सुनिएगा। बैठक और भोजन कक्ष के बीच कम हवादार अंधेरे गलियारे की बंद सी कोठरी में स्वामीनाथन की दादी अपने सारे सामान के साथ रहती थी। उनका सामान था 5 दरियों, 3 चादरों, 5 तकियों वाला भारी भरकम बिस्तर, पटसन के रेशे का बना एक वर्गाकार बक्सा और लकड़ी का एक छोटा बक्सा जिसमें तांबे के सिक्के, इलायची, लौंग और सुपारी पड़े रहते थे। रात के भोजन के बाद स्वामीनाथन दादी के पास उसकी गोद में सिर रखे लौंग इलायची की गंध भरे वातावरण में अपने को बहुत प्रसन्न और सुरक्षित महसूस करता था। अब जो दादी रहती थी जिस घर में, उस घर में सामान क्या क्या था ये हम लोग देखे हैं। दादी के पास था 5 दरी, 3 चादर, 5 तकिया से भरा हुआ एक भारी भरकम बिस्तर, और एक क्या था, पटसन के रेशे का बना हुआ एक बक्सा और एक लकड़ी का छोटा सा बक्सा। और लकड़ी का जो छोटा वाला बक्सा था उसमें तांबे का सिक्का रहता था, इलायची रहता था, लौंग रहता था और सुपारी रहता था। और रात में खाना खाने के बाद अक्सर बच्चे अपने दादी के पास सोया करते हैं कहानियाँ सुनने के लिए, क्योंकि दादी हमेशा दादी नानी लोग कहानी सुनाया करती है। तो यह जो स्वामीनाथन था, ये अपनी दादी के गोद में बहुत अच्छा महसूस करता था। वो जो गंध आता था उस बक्से से जिसमें लौंग इलायची और सुपारी वगैरह रखा हुआ था, तो उस वातावरण में जो वह बच्चा था स्वामीनाथन अपने आप को बहुत सुरक्षित महसूस करता था। मतलब उसको बड़ा मज़ा आता था। दादी का सामान यहाँ देखिए, दादी का सामान भी यहाँ दिखाया गया है कि दादी के पास क्या क्या सामान था। सब कुछ इस जो चित्र है इसमें दिख रहा है। बड़ी प्रसन्नता से भरकर वो बोला, ओह दादी, तुम नहीं जानती राजम कितनी ऊंची चीज़ है। उसके दादी को राजम और मनी की पहले दुश्मनी और फिर दोस्ती की कहानी का सुनाई। तुम्हें पता है उसके पास सचमुच की पुलिस की वर्दी है। स्वामीनाथन बोला, सच? उसे पुलिस की वर्दी क्यों चाहिए? दादी ने पूछा। उसके पिता पुलिस अधीक्षक है, वह यहाँ की पुलिस के सबसे बड़े अफसर है। दादी काफ़ी प्रभावित हुई। उनका सच में काफ़ी बड़ा दफ्तर होगा, उन्होंने कहा। फिर उन्होंने उस दिन की कहानी सुनानी शुरू की जब स्वामीनाथन के दादा रौबदार जब मजिस्ट्रेट में थे, जिसके दफ्तर में पुलिस वाले कांपते हुए खड़े रहते थे। और यह बच्चा जो है स्वामीनाथन, यह दादी को कोई लड़का है राजम और मनी, उसके पहले दुश्मनी और फिर कैसे दोस्ती हुई, उस दोस्ती की कहानी सुनाने लगा। और बताता है अपनी दादी को कि उसके पास पुलिस की वर्दी है। स्वामीनाथन तो दादी पूछती है कि पुलिस की वर्दी उसे क्यों चाहिए, तो फिर वह बताता है कि उसके पिताजी जो है वह पुलिस में अधीक्षक है और वह पुलिस के सबसे बड़े अफसर है। अब दादी को बहुत अच्छा लगा, वह काफ़ी प्रभावित हुई। इसलिए प्रभावित हुई क्योंकि इसके दादाजी भी, स्वामीनाथन के दादाजी मजिस्ट्रेट थे। और कुछ उस तरह का सुनने के बाद अगर आपके फैमिली में भी कोई वैसा रहेगा तो बड़ा आकर्षक लगता है सुनने में। तो दादी अब सारा कहानी सुनाने लगती है कि कैसे उसके दादाजी जब जाते थे तो पुलिस वाले कांपते हुए खड़े रहते थे। उनसे डरकर खूंखार से खूंखार डाकू तक भाग जाते थे। और यह बताती है कि तुम्हारे दादाजी से डर के कितना भी खतरनाक, खूंखार मतलब बहुत ज़्यादा खतरनाक डाकू को बोलते हैं, तो खतरनाक से खतरनाक डाकू जो रहता था वह भी उनसे डर के भाग जाता था। अब स्वामीनाथन अधीर होकर उनकी कहानी खत्म होने का इंतजार करता रहा, लेकिन दादी बोलती ही रह गई, इधर उधर भटकती हुई और अलग अलग समय पर घटी घटनाओं को गड्ढमगड्ढ करती हुई। अब दादी यह सोचता रहा बच्चा कि मतलब दादी का कहानी अब ख़त्म हो जाएगा। कहानी ख़त्म होने का इंतज़ार कर रही थी, लेकिन दादी का कहानी ख़त्म नहीं हो रहा था। मतलब अलग अलग समय पर जो घटना घटित हुई थी वो सारा कहानी वह उसको स्वामीनाथन को कह सुनाता है। अब स्वामीनाथन कहता है, बस काफ़ी है दादी।
उसने रूखे स्वर में कहा, मैं तुम्हें राजम के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। जानती हो उसे गणित में कितने नंबर मिले हैं? सारे नंबर मिलते होंगे, है ना? दादी ने पूछा। अरे नहीं, उसे 100 में से 90 मिलते हैं। चलो अच्छा है, लेकिन तुम्हें भी तो मेहनत करके उसकी तरह नंबर लेना चाहिए। अब यह बच्चा जो था स्वामीनाथन, यह मूड में था अपनी बात बताने का। दादी उसके दादाजी वाला कहानी सारा बताने लगे थे, तो यह चाहता है कि नहीं, दादी को बोलता है कि बस करो दादी, अब मैं तुम्हें जो बताना चाहता हूँ राजम के बारे में वह भी तुम सुनो। तो वह बताता है कि तुमको पता है कि उसको गणित में कितने नंबर आते हैं? तो दादी पहले ही बोल उठती है कि 100 में से 100 आते होंगे, तो सारे नंबर मिलते होंगे, ऐसा दादी बोलती है। तो बोलता है नहीं, उसे 100 में से 90 नंबर आते हैं। तो दादी कहती है कि चलो अच्छा है, लेकिन फिर तुम्हें भी तो अच्छा नंबर लाना चाहिए। फिर कहती है, तुम्हें पता है तुम्हारे दादा कभी कभी ऐसे उत्तर लिखते थे कि परीक्षकों को भी चकित कर देते थे। किसी सवाल का जवाब देने में वे दूसरों के मुकाबले 10वां हिस्सा वक्त लेते थे, और फिर उसके जवाब इतने शानदार होते थे कि कभी कभी उनके अध्यापक उन्हें 200 नंबर तक दे देते थे। अब देखिए, अब फिर से दादाजी का बात आ गया। यह कुछ और बताना चाहता है, दादी बार बार दादाजी का बात बताने लगती है। और फिर दादी बताने लगी कि तुमको पता है कि तुम्हारे दादाजी कितना अच्छा उत्तर लिखते थे, कि जितने भी परीक्षक होते थे वो चकित हो जाते थे उनके उत्तर को देखकर। और सवाल का जवाब देने में, मतलब जैसे कोई क्वेश्चन पूछा जाता था तो उसका आंसर देने में वो टाइम ज़रूर लेते थे, लेकिन टाइम लेने के बाद इतना शानदार जवाब देते थे कि कभी कभी उनके अध्यापक जो थे उन्हें 200 नंबर तक दे देते थे। जब उन्होंने एमए किया तो उन्हें इतना बड़ा मेडल मिला था, मैं कई सालों तक उसे गले में पहनती रही, पता नहीं मैंने कब उसे उतारा। हाँ, जब तुम्हारी बुआ पैदा हुई। नहीं, तुम्हारी बुआ नहीं, तुम्हारे पिता। अब फिर वह आगे बताती है कि तुमको पता है कि तुम्हारे दादाजी जब एमए किए थे ना, तो उनको इतना बड़ा मेडल मिला था। मेडल मिलता है ना कोई अच्छा कार्य करने पे, ज़्यादा नंबर लाने पे, किसी में फर्स्ट करने पे, फर्स्ट में भी बहुत अच्छा मार्क्स लाने पे मिलता है ना मेडल। आप लोग भी चाहते होंगे कि हमें भी मिले, तो इसके दादाजी को मिला था। तो बताती है कि मैं उसको बहुत दिन तक अपने गले में पहनती रही, लेकिन पता नहीं मैं कब उतारी, मतलब सोचने लगती है। फिर कहती है अच्छा शायद तुम्हारी बुआ हुई थी तब मैं उतर। फिर कहती है नहीं नहीं, तुम्हारी बुआ नहीं, तुम्हारे पापा जब हुए थे, तुम्हारे पिता जब हुए थे तब मैं उतारी थी। याद आया, तब बच्चा 10 दिन का था। अरे नहीं, मैंने पहले ठीक कहा था, तुम्हारी बुआ ही पैदा हुई थी। अब मतलब बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन दादी को रहता है। तुरंत कहती है कि बच्चा 10 दिन का था तब उतारी थी मैं। फिर कहती है नहीं नहीं, मैंने पहले ही ठीक कहा था, तुम्हारी बुआ ही हुई थी, तुम्हारे पिता नहीं हुए थे, है ना? पता है वो मेडल अब कहाँ है? मैंने वह तुम्हारी बुआ को दिया और उस बेवकूफ़ ने उसे गलवा कर 4 चूड़ियाँ बनवा ली। अब वह मतलब दादी बताती है कि तुम जानते हो कि वह मेडल जो मिला था, जो मैं पहनती थी, अब वह कहाँ है? अब मैंने तुम्हारी बुआ को दे दिया, और बुआ को देखो कितनी बेवकूफ़ है कि उसको गलवा कर ना उसकी 4 चूड़ियाँ बनवा ली, और वह भी इतनी मामूली सी चूड़ियाँ। मैं हमेशा कहती रहती हूँ कि हमारे परिवार में उस जैसा महामूर्ख कोई नहीं है। और दादी देखो कहाँ से कहाँ पहुँच गई, उसको स्वामीनाथन को कहानी बताते हुए, मतलब सारा बात सुनाते सुनाते कहाँ से कहाँ पहुँच गई। अब बुआ पे चली गई कि बुआ कैसे मूर्ख है कि वो जो मेडल था उसको गलवा के चूड़ियाँ बना ली, वह भी एकदम पतला सा मामूली सा चूड़ियाँ। अब बस भी करो दादी, अब यह खींच जाता है। तुम बेकार की पुरानी कहानियाँ सुनाती रहती हो। क्या तुम राजम के बारे में नहीं सुनना चाहते? हाँ हाँ बोलो दादी। कहती है हाँ ठीक है बोलो। दादी, अब राजम छोटा सा लड़का था तो उसने शेर मारा था। सच? बड़ा बहादुर लड़का है। तुम यह बात मुझे खुश करने के लिए कह रही हो ना, तुम्हें यकीन नहीं हुआ होगा। अब कहता है कि तुम दादी को राजम के बारे में बताना चाहता है। तो वो बोलता है कि जब वो छोटा सा था तो वह शेर को मार दिया था। तो दादी कहती है कि अरे वाह, सच में तब तो वो बड़ा बहादुर लड़का होगा। तो फिर इसको लगता है कि नहीं, दादी ना मुझे खुश करने के लिए ऐसा बोल रही है। दादी को तो यकीन नहीं हुआ होगा कि कोई शेर को मार सकता है। अब स्वामीनाथन ने बड़े उत्साह से कहानी शुरू की। राजम के पिता एक जंगल में डेरा डाले हुए थे। अब वह बताता है कि राजम के पिता जो थे वह जंगल में डेरा डाले हुए थे। राजम उनके साथ था। अचानक 2 शेर उन पर झपटे और एक के पीछे से हमला करके पिता को गिरा दिया। और वह कहता है कि अचानक से 2 शेर आया और हमला करके उसके पिता को गिरा दिया। दूसरे ने राजम का पीछा किया। राजम एक झाड़ी के पीछे छुप गया और वहीं से गोली चलाकर शेर को मार डाला। दादी, क्या तुम सो गई?
उसने कहानी ख़त्म होने पर पूछा, नहीं बेटा सुन रही हूँ, अच्छा बताओ कितने शेर आए थे? 2 शेर राजा पर झपटे थे। दादी ने जवाब दिया। स्वामी मतलब उसको लग रहा था उस स्वामीनाथन को कि दादी मेरा बात सुन नहीं रही है और झूठ मूठ का हाँ बोल दी है। तो वह टेस्ट करने के लिए दादी से पूछता है कि अच्छा बताओ जो अगर तुम सुनी हो तो कितने शेर आए थे? तो दादी को याद था। दादी बताती है कि 2 शेर, है ना, जो राजा पर झपटे थे। दादी ने अब स्वामीनाथन कहता दादी गलत जवाब, चिढ़ गया क्योंकि वह बताया था ना कि एक उसके मतलब पापा पे झपटा था दोनों, तो फिर उसके पापा गिर गए, फिर एक राजम पे झपटा था, ऐसा बता रहा था। मैं तुम्हें इतनी ज़रूरी बातें बता रहा हूँ और तुम नींद में ना जाने क्या उजुल फुजुल कल्पना किए जा रही हो। दादी को बोलता है, अब मैं तुम्हें कुछ नहीं बताऊँगा, मैं जानता हूँ तुम ऐसा क्यों कर रही हो, तुम राजम को पसंद नहीं करती ना? नहीं नहीं, वह तो बहुत प्यारा लड़का है, दादी ने बड़े विश्वास से कहा। उसने राजम को देखा नहीं था। स्वामीनाथन खुश हो गया। दूसरे ही क्षण उसके मन में एक नया संदेह पैदा हुआ। दादी शायद तुम्हें शेर की कहानी पर विश्वास नहीं हो रहा है, पर मैं एक एक शब्द पर विश्वास करती हूँ, दादी ने स्वर में मिठास भरकर कहा। अब उसको बार बार ऐसा लग रहा था कि दादी जो है, दादी को शेर वाले बात पे भरोसा नहीं हुआ होगा। तो दादी कहती है, नहीं नहीं, मैं तुम्हारे हर एक शब्द पर विश्वास करती हूँ, बड़ी मीठा स्वर में, मतलब बड़ी प्यार से दादी उसको स्वामीनाथन को बोलती है। अब स्वामीनाथन को इससे खुशी हुई, लेकिन उसने चेतावनी के तौर पर जोड़ा, जो भी उसे झूठ कहेगा वह उसे गोली मार देगा। दादी ने इसका समर्थन किया और हरिश्चंद्र की कहानी सुनाने की बात कही, जिसके वचन का पालन करने के लिए सिंहासन, पत्नी और बच्चे को खो दिया और अंत में उसे सब कुछ वापस मिल गया। उसने कहानी आधी ही सुनाई थी कि स्वामीनाथन खर्राटे लेने लगा। दादी भी रुक रुक कर बोलने लगी, फिर वह भी सो गई। अब ऐसा हुआ कि दादी उसको मतलब सच बात बोलने के लिए, राजा हरिश्चंद्र आप लोग भी जानते होइएगा, वो बहुत सत्यवादी थे और सत्य की राह पे चल के वो अपना सिंहासन, अपनी पत्नी और अपने बच्चे सबको खो दिए थे, लेकिन अंत में सब कुछ उनको वापस मिल गया। सुनते सुनते बच्चा जो है सो जाता है। देखो यहाँ सो गया ना बच्चा, चित्र में सो जाता है। दादी भी धीरे धीरे मतलब स्वामीनाथन खर्राटे लेने लगता है, मतलब उसको नींद आ जाती है और वह दादी भी धीरे धीरे रुक रुक कर बोलने लगती है और फिर दादी भी सो जाती है। R.K. नारायण अनुवाद, मस्त राम कपूर। कैसा लगा आप लोग को कहानी ज़रूर बताइएगा और मिलती हूँ फिर आप लोगों से मैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तो जो भी लोग चैनल पे नए हैं या पहली बार वीडियो को देख रहे हैं ना, और अगर वो आगे देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करना इसलिए ज़रूरी होता है ना, बेल आइकन को प्रेस करने के बाद ऑल पे क्लिक करिएगा, तभी जो भी वीडियो मैं डालूँगी, जो भी क्लास मेरा आएगा उसका नोटिफिकेशन आप लोगों के पास जाएगा। तो मिलती हूँ फिर आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।